Okay, good morning students. So yesterday we discussed two things. One was the general background of public administration and the second was the general introduction of the Max Weber. ठीक है, जनरल बैकग्राउंड ऑफ द मैक्स वेबर. तो कल हम लोगों ने दो बातों पे चर्चा किया था. पहला जो था वो था कि लोक प्रशासन का परिचय, ठीक है, और दूसरा मैक्स वेबर का परिचय. तो ये दो चीजें थी जो हमने कल बात किया था. ठीक है, इसमें मैंने आपको मोटा मोटी मैं बता दूं कि मैक्स वेबर के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्लियर मैक्स वेबर वाज बेसिकली प्रोफेसर. ठीक है, ही taught in two university. One was the University of Berlin and the second was the University of Heidelberg. Very good. But after the death of his father, he started to wander across the Europe and USA in the search of a very important concept: where does authority lie and why few people in society give the order and why other follow the order. ठीक है, तो मैक्स वेबर जो था बेसिकली वो एक जो है एकेडमिशियन था. वो इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र और विधि पढ़ाता था. उसने दो महाविद्यालयों में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन. पर अपने पिता की मृत्यु के बाद वो लगभग 20 साल तक जो है यूरोप और यूएसए के अलग अलग जगहों पे घूमता रहा. बेसिकली वो जो है एक प्रश्न का उत्तर खोज रहा था. प्रश्न ये था कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि इस पूरे समाज में, पहला तो ये था कि जो सत्ता है वो समाज में कहां केंद्रित है. दूसरा वो ये खोज रहा था कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि समाज में एक जो सेक्शन है वो आज्ञा देती है, ऑर्डर देती है, और जो दूसरा लार्जर सेक्शन है वो उस आज्ञा का पालन करती है. तो दिस वाज द बैकग्राउंड. और इस मतलब क्वेश्चन का आंसर खोजने के प्रोसेस में इसने तीन कंसेप्ट जनरेट किए थे. ठीक है, इन दी रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन जो सर्च कर रहा था उसने तीन कंसेप्ट जो है डेराइव किया. सो दीज कंसेप्ट वर, फर्स्ट वाज द कंसेप्ट ऑफ पावर, सेकेंड वाज द कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी एंड द थर्ड वाज द कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी. पहला संकल्पना था शक्ति का, दूसरा था प्राधिकार या सत्ता का, और तीसरा जो था वो नौकरशाही का था. और the beauty of Max Weber's principle is that these principles exist even at present time. इनके सिद्धांतों का सबसे बढ़िया जो पहलू है वो है कि जितने भी सिद्धांत इन्होंने दिए वो आज भी अलग अलग विभागों में दिखता है, इन दी सेवरल डिपार्टमेंट्स. चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट देख लीजिए, ऑल दीज थ्री थिंग्स आर प्रेजेंट देयर. ओके, सो वी शैल डिस्कस all these three components one by one. ठीक है, मैक्स वेबर में दूसरी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैक्स वेबर से एक क्वेश्चन कंफर्म होता है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट पीसीएस हो. सो दैट्स द रीजन इट इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक. ठीक है, सोशियोलॉजी वालों को ही पढ़ना पड़ता है इसको, सब पढ़ते हैं इसको, है ना. नाउ अब हम लोग बात करेंगे, पहले तो कलेक्टिव बात करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी क्या होता है. ठीक है, ये टॉपिक देखिए यहां पे दिया मैंने, कंसेप्ट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, शक्ति और प्राधिकार की अवधारणा. ठीक है, तो देखिए इन्होंने बताया कि किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में द ऑर्डर इज बीइंग फॉलोड इन एनी सोसाइटी, द ऑर्डर इज बीइंग फॉलोड ड्यू टू टू फैक्टर्स. वन इज द पावर and other is the authority, and that's correct. आप आज्ञा जो है फॉलो तभी करेंगे जब आइदर पावर हो या अथॉरिटी हो, तभी सोसाइटी में जो है ऑर्डर फॉलो होता है. अब इन्होंने बताया कि पावर क्या है और अथॉरिटी क्या है. तो इन्होंने बताया कि पावर बेसिकली क्या होता है कि ऑर्डर इज बीइंग फॉलोड बिकॉज ऑफ फियर एंड प्रेशर. ऑन नहीं होगा, यहां पे एंड होगा. पावर के केस में क्या होता है कि जो हम ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं पावर के केस में, दैट इज ड्यू टू दी फियर और प्रेशर. इसी कारण से मैक्स वेबर इसको नेगेटिव कंसेप्ट बताते हैं. एक बात मैं और बता दूं आपको, हो सकता है कि ये डिस्प्यूटेबल या डिबेट का पार्ट हो,
या हो सकता है ये क्रिटिसिज्म का पार्ट हो। मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी मैं कोई थिंकर पढ़ा रहा हूं तो आप ये नहीं कर सकते कि सर इसमें तो ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। आपको सिर्फ समझाया जा रहा है कुछ थिंकर ने क्या बोला था, उसने क्या गलत बोला था और क्या सही बोला था। दैट इज द पार्ट ऑफ क्रिटिकल इवैल्यूएशन। जब हम इसकी आलोचनात्मक जब परीक्षण करेंगे तब देखेंगे कि इसने किसको किस किस ग्राउंड पे क्रिटिसाइज किया गया है। ऑफ कोर्स आई कैन क्रिटिसाइज दिस, you can criticize this, but at this moment that criticism won't be valid. इस समय वो जो आपका क्रिटिसिज्म होगा वो सही नहीं होगा, क्योंकि पहले तुम समझेंगे ना कि वेबर ने क्या क्या बात कही थी, फिर बाद में हम इसका क्रिटिसिज्म भी कर लेंगे, है ना। सो वेबर सेड दैट इन एनी सोसाइटी द ऑर्डर इज फॉलोड either due to power or due to authority. As far as the power is concerned, the order is being followed because of two factors. One is the fear and other is the pressure. Since there is the fear and pressure, ठीक है, and there is the individual, there may be individual fear or pressure, that's why Weber believed that the power is a negative concept. It's a negative concept. The second is the authority. In case of authority, the order is being followed willingly. The order is being followed willingly. And अब ये देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर हम ऑर्डर अपने जो है willingly अगर हम फॉलो कर रहे हैं ऑर्डर, तो उसके पीछे कुछ फैक्टर तो होगा ना, बिना किसी फैक्टर या कंपोनेंट के नहीं करेंगे, कुछ होगा, लेजिटिमेसी होगा, देयर वुड बी सम लेजिटिमेसी। तो बोलते हैं कि ऑर्डर इज बीइंग फॉलोड willingly due to presence of some of the components and conditions. What are the components? The components is faith into the legitimacy of order. हम believe करते हैं in society, okay, whatever order is coming from the authority that has some legitimacy. Okay. Second, the sense of responsibility. Since that authority is carrying the legitimacy, that's why there is some sense of responsibility. Now the conditions. कोई भी जो अथॉरिटी होता है वो तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक उसमें दो लोग ना हो, वन इज लीडर एंड अदर इज दी फॉलोअर। अरे लीडर ऑर्डर पास करेगा, फॉलोअर उसको फॉलो करेगा। एंड द सेकेंड इज, हो सकता है कि लीडर ऑर्डर पास करे और फॉलोअर उसको एक्सेप्ट ना करे अगर उस ऑर्डर का कोई इंपैक्ट ना हो। बिना इंपैक्ट के हम करेंगे ही नहीं, फॉलो ही नहीं करेंगे, जाओ कर लो क्या करना है ना। सो ड्यू टू दिस रीजन मैक्स वेबर बिलीव दैट द अथॉरिटी इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट, एक सकारात्मक संकल्पना है। सो इज देयर एनीथिंग विच यू कैनॉट अंडरस्टैंड और विच इज नॉट, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन पूछो अगर डाउट है तो। नहीं, ठीक है, अच्छा है, पक्का। चलो फिर हिंदी मीडियम वाले देख लो, बहुत ही डेमोक्रेटिक क्लास है, बता रहा हूं मैं, है ना। कैनॉट से दैट, इस पे तो पानी नहीं पड़ा था, बच गया। अच्छा हाँ, हिंदी वाले देखो भाई, देखिए शक्ति और प्राधिकरण की अवधारणा। तो क्या होता है कि वेबर कहते हैं कि किसी भी समाज में आदेश का पालन दो कारणों से होता है, एक तो शक्ति के कारण और दूसरा प्राधिकरण या सत्ता के कारण। अब शक्ति के केस में क्या होता है कि लोग जो आज्ञाओं का अनुपालन करते हैं वो या तो भयवश करते हैं या तो दबाव में करते हैं। अब चूंकि ये भय और दबाव जैसा नेगेटिव सेंटेंस है तो ओवरऑल ये कंसेप्ट जो है वेबर के नजर में नकारात्मक ही है। ओके। और अगर प्राधिकार सत्ता की बात करें तो यहां पे लोग जो है आदेश का अनुपालन स्वेच्छा से करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, पर वो तभी स्वेच्छा से करेंगे जब कुछ ना कुछ इसके अंदर घटक होगा और कुछ शर्तें होंगी, मतलब कारक या घटक दोनों बोल सकते हैं। कुछ कारक होगा तभी होगा, बिना किसी कारक के नहीं हो सकता। तो कारक क्या क्या है कि आदेश की विधिकता में विश्वास होता है, हम मानते हैं कि जो आदेश आया है वो ठीक है, सही है, हमारे हित में है। फॉर एग्जाम्पल अयोध्या जो अभी मंदिर बन रहा है, उस अयोध्या मंदिर में जो है कई लोगों को जो है वहां से क्या किया जा रहा है, रिलोकेट किया जा रहा है, एम आई करेक्ट? तो वो रिलोकेट किया जा रहा है, नेशनल इंपॉर्टेंस मंदिर में जो है कई लोगों को जो है वहां से क्या किया जा रहा है, रिलोकेट किया जा रहा है, एम आई करेक्ट?
तो वो रिलोकेट किया जा रहा है। नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल मुद्दा है, इसलिए हम उसका बात कर सकते हैं। रिलोकेट किया जा रहा है। हो थोड़ा सा मन में हो सकता है कि हम रिलोकेट ना हो, बहुत सालों से हैं, पर लोग रिलोकेट हो रहे हैं, लोगों को जो है दूसरी जगह शेल्टर दिया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपोजिशन नहीं हो सकता, अपोजिशन है, तो वो रिलोकेट हो रहे हैं। क्यों रिलोकेट हो रहे हैं? क्योंकि जो भी सरकार ने आदेश दिया है उसके विधिकता में, उसके लीगलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है। लीगली किया जा रहा है, दूसरी जगह दिया जा रहा है, और इसमें जो है उत्तरदायित्व का भी बोध तथा लीगलिटी रहेगा तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ठीक है। और शर्त क्या है कि आदेश देने वाला हो और आदेश का पालन करने वाला हो। अगर आदेश देने वाला और पालन करने वाला ना हो तो आदेश का लिंक ही टूट जाएगा, वो कभी पूरा ही नहीं होगा। पर आदेश तभी हम मानते हैं जब आदेश प्रभावशाली हो, कुछ ना कुछ आदेश का प्रभाव हो। अगर न्यूट्रल हो जाए तो मानेंगे क्यों आदेश भाई? अगर कोई आदेश दे और उससे हमें कोई फर्क ही ना पड़े, वी हैव नो इफेक्ट, ठीक है देते रहो। हम तो अपने वाले भी, ऐसे भी अपने वाले इतने आसान नहीं होते हैं ना। और यही रीजन है कि इसको एक सकारात्मक संकल्पना बनाया गया है। ठीक है। टुडे आई विल गिव यू द सफिशिएंट टाइम टू नोट डाउन दी ऑल दी दी फ्लो चार्ट्स एंड दी दिस लिटरेचर पार्ट। द रीजन इज वेरी सिंपल कि वो एक टीडियस प्रोसेस है जो हो रहा है। ठीक है। सो फटाफट फ्लो चार्ट नोट करिए। और फ्लो चार्ट ऐसे ही होना चाहिए। अपने पास से अगर किसी ने इंजीनियरिंग दिखाई, ठीक है ना, तो फिर बचेगा नहीं वो। हाँ तुमने दिखाई है बट अब सुधर गए हो। कोई इंजीनियरिंग नहीं दिखाएगा, जहां मैंने जो एरो डाला है उसी एरो के हिसाब से करो। अच्छा हिंदी वाले, क्योंकि ना रिपीटेशन ऑफ वर्क हो जा रहा है, वो रिपीटेशन ऑफ वर्क हो जा रहा है। जब भी मैं जो है यहाँ पे करवाता हूँ, फिर आप लोग वीडियो जाके देखते हैं, रिपीटेशन ऑफ वर्क से थोड़ा बचना है ना। नो नो लग्जरी। तुमको क्लास देखने की लग्जरी है, तुम ये क्लास जाके न्यू स्टेंसिल पे देख सकते हो, लेकिन अब ये कहां से कि पीडीएफ शेयर कर दीजिए। क्यों करें? लिखो, और इस पीडीएफ को बनाने में खून पसीना बहुत लगा है। समझ रहे हो? इतनी आसानी से नहीं बनता है। पैसा लगा होता तो शेयर कर देता। हरी अप इंग्लिश मीडियम, थोड़ा स्पीड तेज करो, बहुत धीरे धीरे करते हो तुम लोग। अमित सर से बोलना पड़ेगा लग रहा है। अमित सर ना, हाँ कमाल सर को तो मैंने दे दिया है, बैटरी उनका चार्ज कर दिया मैंने। हाँ अब इनका भी चार्ज करना पड़ेगा थोड़ा। किसका हो गया इंग्लिश मीडियम में? ठीक है, बाकी लोग पड़ोसी से सहायता लें। हिंदी मीडियम पड़ोसियों से सहायता लीजिए। एस्पिरिट डे कॉर्प्स बढ़ेगा। द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड द कोऑर्डिनेशन बोथ विल इनहांस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यही सब तो पढ़ना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको एग्जैक्टली वही पढ़ना है जो आपको जाके करना है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट, मोस्ट इजिएस्ट सब्जेक्ट। पॉलिटिकल साइंस और आईआर में और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस जानते हो क्या है? मैं बताऊं तुम्हें। वंस वी गो फॉर द पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस इंक्लूड्स ऑल द थ्री विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका मेन फोकस एग्जीक्यूटिव पे होता है, बिकॉज दिस इज द अप्लाइड पार्ट। तो दो पार्ट्स तो ऐसे ही वीड आउट हो जाते हैं। थोड़ा बहुत हमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को भी पढ़ना है यहाँ पे। यू कैनॉट मेक अ वाटर टाइट कंपार्टमेंट, अरे ये तो होता ही नहीं है ऐसा। इसके भी ब्रॉडर नैरो व्यू है, उस तरह की चीजें हैं। बट एज फार एज द लेंथ इज कंसर्न, तो उससे बहुत छोटा है, उससे बहुत छोटा भी है, स्कोरिंग भी ज्यादा है। चूंकि आप जब शुरू में पढ़ते, जो पहला यूनिट पढ़ता है उसको बताता हूं कि दिस इज द बेबी चाइल्ड ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। द पेरेंट सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को निकाला गया है। और एक टाइम तो ऐसा आ रहा था, उसको बोलते हैं, वो फेज को बोलते हैं कि क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। एक टाइम तो ऐसा लगा था कि फिर वापस ये वहीं चला जाएगा।
इसके पूरे आइडेंटिटी को क्राइसिस हो गया था, क्योंकि प्रिंसिपल्स जिस बेस पे बनाए गए थे मैकेनिकल नेचर पे, दैट द बेस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज टेकन बाय एल्टन मेयो। वो सब बाद में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो ऐसा लगा कि ये वापस फिर पॉलिटिकल साइंस में ही जाके जुड़ जाएगा, बट एनीवे धीरे धीरे जो है फिर इसमें नए नए प्रिंसिपल, कुछ नए डायमेंशन ऐड हुए, उसके बाद ये धीरे धीरे एक मतलब इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की तरह स्टैब्लिश्ड हो गया। बट इवन दो इट्स अ न्यू सब्जेक्ट, 100 ईयर ओल्ड, जस्ट 100 ईयर ओल्ड। एंड इंडिया में अगर बात करोगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA, जस्ट 70 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन। कोई एकेडमिक्स नहीं होता है वहाँ पे, पहले होता था एकेडमिक्स, अब नहीं होता है। एकेडमिक्स जो है इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लखनऊ यूनिवर्सिटी में है, इट इज़ देयर इन लखनऊ यूनिवर्सिटी, इट इज़ देयर इन जिंदल ग्लोबल स्कूल समथिंग कुछ है ऑफ पब्लिक पॉलिसी, एंड इट इज़ देयर इन यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम ऑल्सो। बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम नहीं है, पब्लिक पॉलिसी के नाम से, सेम थिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक पॉलिसी, ज़्यादा अंतर नहीं। हिंदी मीडियम हो गया किसी एक का, ठीक है, वेरी गुड। नाउ शैल, नीचे लिटरेचर उसका लिख लीजिए, लिखिए इन रिस्पॉन्स टू, इंग्लिश मीडियम लिख ले, हिंदी मीडियम देख के लिखेंगे। इन रिस्पॉन्स टू हिज क्वेश्चन, इन रिस्पॉन्स टू हिज क्वेश्चन दैट why do few people give some orders, and why do others follow it, comma, Max Weber underlined that people follow the order because of either power or authority. Either power or authority. ये पार्ट क्लियर है? that was the conclusion of this flow chart. ठीक है, चलो, now we shall discuss about the power and about the authority and the types of authority in a separate way. पावर चूंकि निगेटिव कंसेप्ट था तो इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं किया मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने कहा कि पावर इज ऑलरेडी अ निगेटिव कंसेप्ट, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस मच अबाउट द पावर, बट थोड़ा सा तो बताएंगे वो पावर के बारे में, ठीक है। बट अथॉरिटी जो है वो एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, तो उसको उन्होंने बहुत ब्रॉड तरीके से बताया है कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होता है, करिश्मेटिक अथॉरिटी क्या होता है, एंड लीगल रेशनल अथॉरिटीज क्या होते हैं, ठीक है। सो अबाउट ऑल दीज अथॉरिटी बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है। सो फर्स्ट वी शैल डिस्कस अबाउट द पावर, ठीक है। पावर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर अथॉरिटी के बारे में करेंगे। हेडिंग बना लीजिए, पावर। रोल वाली कॉपी कहां से खरीद लियो भाई? राजेंद्र, और तुम भी, धर्मेंद्र राजेंद्र दोनों? अच्छा, अरे कितना काम करते हो घर पे जाके, खाली पढ़ने के लिए हुआ क्या तुम लोग? और भी कुछ किया करो। चलिए नेक्स्ट शैल डिस्कस अबाउट दी पावर। सो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर द पावर इज अ सोशल सिचुएशन। मैक्स वेबर बिलीव दैट पावर इज अ सोशल सिचुएशन, ठीक है। बाद में फ्लो चार्ट नोट कर लेना, बता देंगे उसके बाद। पावर इज अ सोशल सिचुएशन वेयर द लीडर और द पर्सन, जो लीडर होता है या जो प्राइम पर्सन होता है, द लीडर और पर्सन इज एबल टू परसुएड द पीपल टू ओबे हिज ऑर्डर डिस्पाइट सोशल ऑपोजिशन। देखिए बहुत ही मतलब बढ़िया वर्ड है ये, आपको ध्यान रखना होगा। पावर एक ऐसा सोशल सिचुएशन है जहां पर ऑर्डर पास करने वाला मींस लीडर, जो भी लीडर होगा जो ऑर्डर पास कर रहा है, इज कैपेबल टू परसुएड द अदर पीपल टू फॉलो द ऑर्डर डिस्पाइट द सोशल ऑपोजिशन। आप जितना विरोध करना है करते रहिए, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, आपको बात मानना पड़ेगा। हिटलर वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल, मुसोलिनी वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। दीज पीपल वर द बेस्ट एग्जाम्पल कि डिस्पाइट सोशल अपोजिशन, ऐसा थोड़ा था कि सोशल अपोजिशन नहीं था, लोग वो नहीं करते थे, बट आपको मानना है ना, कुछ भी हो जाए आपको मानना है। इसको इसी कारण से कि सोशल अपोजिशन हो रहा है, कोई लीगल इसका बेस नहीं है, इसके कारण मैक्स वेबर ने बोला कि इट इज अ नेगेटिव कंसेप्ट,
It is a negative concept because there is the possibility of negative concept. It is a negative concept because there is the possibility of negative और individual force. अगर कोई बात आपकी नहीं मान रहा है तो निश्चित रूप से आप जब तक नेगेटिव फोर्स का यूज नहीं करेंगे या जब तक आप जो है इंडिविजुअल फोर्स उसके ऊपर नहीं लगाएंगे, he would never follow you या he will never obey you. वो आपकी बात नहीं मानेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा. बट एक और बड़ी अच्छी बात बताते हैं इसके आगे मैक्स वेबर, बोलते हैं कि बट दिस नेगेटिव और इंडिविजुअल फोर्स समटाइम जनरेट्स एक्सप्लॉइटेशन. आप बार बार उसको जो है उसी चीज पे कर रहे हैं तो फिर एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है. और एक बात मैं आपको बताता हूं कि कोई भी एक्सप्लॉइटेशन, किसी भी तरह का जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, मतलब जो किसी तरह का शोषण होता है, अगर एक्सप्लॉइटेशन की जो इंटेंसिटी है अगर बहुत हाई हो जाए तो वो रिवॉल्ट बन जाता है. अब ध्यान रखिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. मैं किसी आदमी को एक्सप्लॉइट कर रहा हूं, कंटिन्यूअस एक्सप्लॉइट कर रहा हूं, कंटिन्यूअस एक्सप्लॉइट कर रहा हूं और वो पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गया. अब उसके पास कुछ है ही नहीं. मैं उसको शोषित कर रहा हूं, शोषित कर रहा हूं, शोषित कर रहा हूं. अब उसके पास कुछ नहीं बचा, उसके अपने कपड़े भी नहीं बचे हैं. अब जान गया कि अगला क्या होने वाला है, मेरी जान जाने वाली है और कोई तो बचा ही नहीं ना, तो वो विद्रोह कर देगा, वो रिवॉल्ट कर देगा. दैट इज द फाइनल थिंग. एग्जाम्पल इज द करेक्ट. वेरी गुड. दिस इज वॉट आई वॉन्ट. दिस इज वॉट आई वॉन्ट. यही चाहिए मुझे. ठीक है. 1857 रिवॉल्ट कैंट. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी के साथ हुआ. इज इट राइट? इतना एक्सप्लॉइट हुए, सब कह रहे अरे एक और लड़ाई लड़ लो, मरना वैसे भी है ना. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल यू कैन पुट, यू कैन कोट दिस एग्जांपल ओवर हियर. सो एक्सप्लॉइटेशन होता है, बट एक्सप्लॉइटेशन जो है इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है. इट विल अल्टीमेटली लीड टू, एक बार अगर एक्सप्लॉइटेशन रिवॉल्ट में कन्वर्ट हुआ और उसने अपनी जो है इंटेंसिटी पकड़ ली, देन इट विल लीड टू दी सोशल डिसइंटीग्रेशन, दी सोशल स्ट्रेस, द क्लास कंफ्लिक्ट. क्लास कंफ्लिक्ट जो है वो कास्ट कंफ्लिक्ट नहीं होता है या वो धर्म का कंफ्लिक्ट नहीं होता है. क्लास कंफ्लिक्ट मींस अपर क्लास एंड लोअर क्लास. कास्ट कुछ भी हो सकता है उसमें, है ना. क्लास कंफ्लिक्ट जो है वर्ग विवाद, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दी, ये जो आप बोलते हैं ना कि जो हिंदू मुस्लिम का होता है या जो जात पात का ऊंच नीच, ऐसा कुछ नहीं होता है. इट्स क्लास कंफ्लिक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम एंड दी सोशल रिवॉल्ट. ठीक है, सामाजिक विद्रोह. इट विल अल्टीमेटली लीड टू एक्सप्लॉइटेशन होगा, कंटिन्यूअस होता रहेगा, सोशल डिसइंटीग्रेशन होगा, सोशल स्ट्रेस होगा, क्लास कंफ्लिक्ट होगा और सोशल रिवॉल्ट हो सकता है. दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन कि मैक्स वेबर इज नॉट इन द फेवर ऑफ पावर. ठीक है, पावर को उन्होंने निगेटिव बोल दिया और बहुत ज्यादा इसकी एनालिसिस भी इन्होंने नहीं की, है ना. सो हिंदी मीडियम को मैं फटाफट कंक्लूड कर देता हूं. हाँ बेटा. इंडिविजुअल फोर्स मतलब व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी को जो है वो करूं, मतलब जैसे अब बात कर लीजिए आपकी जर्मन का हिटलर ही था, तो जर्मनी का हिटलर जो था वो जब बैठ जाता था, कुछ लोग आते थे तो वो लोग खुद ही छत से कूद जाते थे. बात समझ रही है? मतलब इंडिविजुअल फोर्स का मतलब आप अकेले खुद कर रहे हो कोई काम, और नेगेटिव फोर्स वो इंडिविजुअल कलेक्टिव दोनों जोड़ता है उसको, है ना. अब देखिए हिंदी मीडियम फटाफट देख लीजिए, फिर इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा फ्लो चार्ट. शक्ति, ठीक है, वो वाला नहीं, बॉलीवुड वाला नहीं, शक्ति. उसमें तो आता है पूरा घोड़े से शक्ति, है ना, वो वाला नहीं. ठीक है, शक्ति. अब शक्ति में क्या है, मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति क्या है, एक सामाजिक स्थिति है. शक्ति एक की सामाजिक स्थिति है जिसमें नेता या नेतृत्वकर्ता सामाजिक विरोध के बावजूद अपनी इच्छा मनवा लेता है. आप विरोध करते रहिए, अपनी बात मनवा लेगा, कुछ नहीं होगा तो हंटर गिरवाएगा, पुलिस भिजवाएगा, तुम्हें बंदूक दिखा देगा, करो जल्दी करो, ये हो गया इंडिविजुअल. तुम्हें गन निकाल के दिखा देगा, आपको करना पड़ेगा. ठीक है, और चूंकि इसको नकारात्मक संकल्पना मानते हैं, कौन मानते हैं, मैक्स वेबर, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत या नकारात्मक बल की संभावना रहती है. यहां पे की होगा कि नहीं होगा, की संभावना रहती है. ठीक है, तो अगर कोई बात नहीं मानेगा तो नकारात्मक बल और व्यक्तिगत बल ये सारी चीजें आएंगी, वो करना ही करना है. ठीक है, पर कभी कभी यह शोषण को जन्म देता है. लगातार अगर इस तरह का नकारात्मक बल अगर आता रहा तो वो शोषण को जन्म दे देगा. ठीक है, शोषण समझते कि नहीं आप लोग, एक्सप्लॉइटेशन. एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है भाई, कोई मुझे बताएगा ठीक से,
हाँ ये है वन ऑफ द कंपोनेंट। और और ये वर्ड यूज होता है क्या इसमें? जब किसी को किसी के नेचुरल राइट से, बेसिक राइट से डिवाइड कर दिया जाता है, जब उसका जो मूल अधिकार, उसका जो मतलब प्राकृतिक अधिकार है, उसका जो मूल अधिकार है, अगर उससे उसको खत्म कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, तो वही शोषण होता है। खत्म। डिवाइडिंग समवन फ्रॉम द नेचुरल राइट एंड द फंडामेंटल राइट, दैट इज द एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइट अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो अमीर होते हुए एक्सप्लॉइट नहीं होते, एक्सप्लॉइट कोई भी हो सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो शोषण, कभी कभी शोषण होने लगता है, और ये शोषण बाद में क्या हो सकता है? सामाजिक विघटन, सामाजिक तनाव, या वर्ग विवाद, या सामाजिक विद्रोह का कारण हो सकता है। क्योंकि लगातार अगर शोषित होता रहा आदमी, तो उसको लगेगा अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। बचा नहीं तो विद्रोह कर दो, क्या दिक्कत है? विद्रोह होगा तो सामाजिक विघटन हो जाएगा, वर्ग विवाद भी हो जाएगा, ग्रुपिज्म हो जाएगा, ग्रुप बढ़ जाएंगे, है ना? हाँ, तुम कुछ पूछ रहे हो लग रहा है। हिंदू मुस्लिम नहीं बताया था मैंने वर्ग में। नहीं, बताओ क्या बताया था मैंने? नहीं 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 नहीं, मैंने क्या बताया था पहले वो बताओ। हाँ, वर्ग क्या होता है? कैटेगरी। जाति का नहीं मैंने बताया, यहां मैंने बताया अमीर और गरीब, बस। यहां जात से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं, ये बात तो मैंने बताया। जात धर्म से मतलब नहीं है। वर्ग विवाद मतलब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, बस खत्म। हायर क्लास एंड लोअर क्लास। मिडिल वालों को कौन पूछता है? सैंडविच के आलू को, है ना? कोई नहीं पूछता है। चलिए, हाँ, अंडे वाला बर्गर खिलाऊंगा मैं तुम्हें 2 दिन बाद, चिंता ना करो तुम। फटाफट फ्लो चार्ट नोट करिए, फिर अगले कंसेप्ट पे बढ़े हम लोग। ठीक है, फेटा वटा बांध के हो गए, लड़ोड़ के तो नहीं आ रहे हो? हाँ भाई अभिषेक, तुम्हारी बुलेट नहीं दिख रही आजकल? बुलेट नहीं दिख रही तुम्हारी आजकल? अच्छा, पापा ने रख लिया क्या? अच्छा, हो गया इंग्लिश मीडियम? चलिए हिंदी मीडियम करिए फटाफट। तो हो जाए तो बता दिया करो भाई, आगे बढ़े। कल बोले थे इसमें सेल लगाने के लिए, लगाया नहीं। टाइम कितना हो रहा है बेटा, कोई बताएगा? आ रहा है अभी तो बहुत टाइम। ठीक है चलिए। किसको? सोशल डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, हिंदी हो गया। कोई ऐसा जिसने पूरा हिंदी कर लिया हो? सवा। पड़ोसी से सहायता ले। अभी मैं इंग्लिश वाला पिछली बार बोला था, अब मैं हिंदी वाला बोलूंगा, इंग्लिश वाले लिखेंगे। ठीक है ना, डेमोक्रेसी है। चलिए हिंदी वाले लिखेंगे। मैक्स वेबर के अनुसार, लिटरेचर पार्ट, मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति उस सामाजिक स्थिति को प्रदर्शित करता है, उस सामाजिक स्थिति को प्रदर्शित करता है जिसमें नेतृत्वकर्ता या नेता सामाजिक विरोध के बावजूद अपनी इच्छा मनवाने में सफल रहता है। फुल स्टॉप। वेबर के अनुसार शक्ति एक नकारात्मक संकल्पना है।
क्योंकि इसमें व्यक्तिगत बल के प्रयोग की संभावना निहित होती है। ये क्या किए हो तुम? ये क्या बनाया हो? क्यों छूट गया था? स्पीड बढ़ाओ। अपने मन से इंजीनियरिंग कर रहे हो क्या इसमें? कॉपी दिखाना मुझे लाके कल, तुम्हारी कॉपी में पक्का देखूंगा। निहित होती है, फुल स्टॉप। शक्ति का गलत प्रयोग शोषण को जन्म देता है, जो कि सामाजिक विद्रोह, सामाजिक तनाव, सामाजिक विघटन या वर्ग विवाद का कारण हो सकता है, कहीं कुछ छूट गया क्या? छूट गया हो तो ऐड कर ले। अच्छा, वो कहीं यहाँ हो जाता है कभी कभी टाइपोग्राफिकल मिस्टेक, सो यू कैन डू द नेसेसरी करेक्शन। ओके, कभी कभी वो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो जाता है ना। सो दिस वॉज द पावर, है ना, शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट वी शैल डिस्कस अबाउट द अथॉरिटी। सी, अथॉरिटी को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है मैक्स वेबर ने डिस्कस किया है। मैं शुरुआत में आपको अथॉरिटी का सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट बताऊंगा, बट एट द लेटर पार्ट ऑफ डिस्कशन वी शैल एंटर इनटू द डिटेल एनालिसिस ऑफ ऑल द 3 टाइप ऑफ अथॉरिटीज। ठीक है, शुरुआत में मैं आपको प्राधिकार या सत्ता का सिर्फ जो है शुरुआती कुछ चीजें बताऊंगा, प्रारंभिक चीजें बताऊंगा, पर जैसे जैसे हम धीरे बढ़ेंगे तो हम जो है सत्ता के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन था मैक्स वेबर का वो 2 ही चीज पे था, अथॉरिटी एंड दी ब्यूरोक्रेसी, है ना। और ये दोनों चीजें बहुत ही लाइव है आज के डेट में। सो विल गेट लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स एंड ऑल दैट। ओके, मैं आपको एक बात बताता हूं जो कल मैं बताना थोड़ा सा भूल गया था, चीज ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 जो होता है दैट लुक्स लाइक दी साइंस एंड दी पेपर 2 इट लुक्स लाइक दी आर्ट। होता क्या है कि साइंस में मैंने आपको बताया था कि साइंस में लिमिटेड चीजें होती हैं, या ये डायनामिक नहीं होता है ज्यादा, इसका जो पार्ट है यूनिवर्सल नेचर का होता है, इसलिए ये बहुत ही स्टैटिक होता है। तो आप जब आंसर राइटिंग करेंगे ना, जिस टाइम में आप आंसर राइटिंग करेंगे उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम क्या होती है कि लगभग मैक्सिमम बच्चे एक ही तरह का लिखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डायनेमिक नहीं है। बहुत ज्यादा अगर डायनेमिक नहीं है तो लिखने का भी स्कोप लिमिटेड है। ठीक है, नैरो स्कोप है लिखने का इसको, क्योंकि आप भी एफडब्ल्यू टेलर को पढ़ेंगे, मैं भी मैक्स वेबर, सब वही पढ़ते हैं, सब कम्युनिकेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सब लगभग एक ही तरह का होता है। सो ट्राई टू राइट दैट पेपर लाइक इन अ मोर आर्टिस्टिक वे। ठीक है, आर्ट की तरह लिखने का कोशिश करो, तो मतलब ये ब्रॉड होने लगेगा। अब बात यह जाती है कि सर हम कैसे बनाएंगे इसको आर्ट की तरह। ऐड एज मेनी एग्जाम्पल एज पॉसिबल। आपको मैं मैक्स वेबर पढ़ा रहा हूं और मैक्स वेबर का जहां भी रियल टाइम एप्लीकेशन आपको दिखता है, जो आपको नेशनल या ग्लोबल लेवल पे, मतलब पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक कुछ इंपॉर्टेंस उसका दिखता है, और अगर वो लिंक होता है, देन कोट दैट एग्जांपल हियर, देन इट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक दी आर्ट, और वो आपके आंसर को दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट बना देगा और वो अट्रैक्ट करेगा एग्जामिनर को ज्यादा नंबर देने के लिए आपको। सो दिस साइंस पार्ट वी हैव टू राइट इन आर्ट लाइक मैनर। ओके, यहां क्या होता है पेपर 2 में, इट्स आर्ट पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां पे लिखने का बहुत वाइड स्कोप होता है, बहुत ज्यादा, इतना वाइड होता है कि हर प्रिंसिपल में कुछ नई चीजें दिख जाती हैं हमको। अरे वाह, इसमें तो ये भी डाल सकते हैं, अरे वाह, इसमें तो ये भी डाल सकते हैं, अरे कितना कुछ है। ये देखिए, ये रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में तो इतनी सारी चीजें हमने जीएस में पढ़ी हैं। सो आप क्या करेंगे कि बहुत सारी चीजें मतलब उसमें डालना शुरू कर देंगे, और जो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा इस जिगजैग जोन में,
आप इस जिगजैग जोन को छोड़ के बाकी सब लिख देंगे। बात समझ रहे हैं? सो ट्राई टू डील इट इन अ साइंस, लाइक अ साइंस सब्जेक्ट। नैरो करिए अपनी चीजों को और कोशिश करिए कि इनके जो प्रिंसिपल हैं उनको इसके साथ लिंक किया जाए। इसके साथ लिंक करोगे तभी ये साइंस की तरह दिखना शुरू होगा, नहीं तो होगा ही नहीं ना। तो इसको थोड़ा सा साइंस की तरह देखना है। तो आर्ट वाला जो होता है उसको साइंस की तरह देखना है और साइंस वाले में जो है उसको थोड़ा आर्ट की तरह देखना है। देन यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, लेट मी टेल यू। ओके, so this was something which I actually could not mention yesterday. कोई ऐसा भी है जिसको अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बातें चल रही हैं? ऐसा भी है कोई? ठीक है, ओके, नाउ वी शैल डिस्कस द अथॉरिटी. व्हाट इज अथॉरिटी? So according to Max Weber, authority is a social situation. Obviously ये social situation ही होगा, ठीक है. Authority is also a social situation in which an order of leader is obeyed by people because, यहाँ पे देखो यहाँ होगा बेटा because, ठीक है, ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है. Because of its legitimacy और लीगलिटी. These two terms are very important. देखिए, पावर की तरह ये भी एक सोशल सिचुएशन है, बट जो भी लीडर होता है उसकी जो अथॉरिटी होती है दैट इज एक्सेप्टेड बाय पीपल ड्यू टू बिलीव दैट वॉट एवर ऑर्डर हैज बीन गिवन हैज सम काइंड ऑफ लेजिटिमेसी और लीगलिटी. क्लियर है? एंड मैक्स वेबर कंसीडर्ड इट एज अ पॉजिटिव कंसेप्ट because it contains the democratic elements. कैसे डेमोक्रेटिक एलिमेंट कंटेन करता है? ये होता क्या एक्चुअली अथॉरिटी के केस में कि जो लीडर होता है जब भी वो कोई डिसीजन लेता है, जब भी वो कोई ऑर्डर पास करता है, देन ही टेक्स केयर ऑफ हिज फॉलोअर्स. ही ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज फॉलोअर. ही ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनका सेंटिमेंट क्या है इसको लेके. बात समझ रहे हैं? सो इट इज considered as a democratic elements is present here because here leader takes care of the desire or interest of its follower. देखिए, जब आप किसी की डिजायर और इंटरेस्ट को जब आप ध्यान में रखेंगे, when you will take care of that, then you will take some of the inputs. और जब इनपुट्स की बात आ जाएगी तो काफी कलेक्टिव नेचर का वो ऑर्डर होगा. जब कलेक्टिव नेचर का होगा तो वो डेमोक्रेटिक भी होगा. बात समझ रहे हैं? क्योंकि अगर मैं किसी का ध्यान रखूं, जैसे आप लोगों का अगर मैं ध्यान रख रहा हूं यहां पे, तो मैं आपसे इनपुट लूंगा ना कोई भी काम करने से पहले. जब मैं इनपुट लूंगा तो अपने आप डेमोक्रेटिक हो गया, पार्टिसिपेशन हो गया ना बेटा. समझिए, पार्टिसिपेशन इज एलिमेंट ऑफ. आपको मनीष सर ने जो लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसमें मनीष सर ने आप लोगों को बताया होगा 4 चीजें कि किस किस कॉन्टेक्स्ट में डेमोक्रेसी को एनालाइज करना है. दोनों चुप. और कौन है एनसीईआरटी बैच? हाँ बताओ. हाँ, लोकतंत्र को कभी भी 4 ही कारकों पे हमेशा विश्लेषण किया जाता है. नो हाँ, एक क्या है, लोगों की जो पार्टनरशिप होती है, पार्टिसिपेशन की पार्टनरशिप. हाँ वेरी गुड. और एक क्या है, स्वतंत्रता, समानता. वाह बेटा, बताइए आप. वेरी गुड, अप्लॉड. हाँ, पार्टिसिपेशन बिल. उसमें देखिए पार्टनरशिप नहीं होता, पार्टिसिपेशन होता है, भागीदारिता. हाँ वेरी गुड, ठीक है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ गोइंग थ्रू दी एनसीईआरटी बुक्स. आप ध्यान दीजिए, सुन लो भैया, यहां भी काम आएगा वहां भी काम आएगा. एक चीज ध्यान रखना, जब भी डेमोक्रेसी आता है, बात करता है, डेमोक्रेसी के बारे में तुम लोग बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जनरल स्टडी का जब पेपर आता है और जब डेमोक्रेसी की बात आती है तो आप सिर्फ इन्हीं 4 फैक्टर्स को लेके और पूरी एनालिसिस करनी है. वैसे तो बहुत कुछ लोग डेमोक्रेसी के बारे में लिखेंगे. आप डेमोक्रेसी का 4 एलिमेंट उठाइए, पार्टिसिपेशन, आगे इक्वलिटी, जस्टिस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. वो जैसे ही वो 4 पॉइंट देखेगा उसे पता चल जाएगा कि इसके पास फ्रेम है, किस फ्रेम में किसमें करना है. जैसे गुड गवर्नेंस हम लोग कराते हैं, रेरा सेफ्ट और ऑल दीज थिंग्स, बाद में बताएंगे वो. तो वो सारी चीजें, वरना कहानी तो बहुत पता है लोकतंत्र के डेमोक्रेसी के बारे में. कौन नहीं जानता डेमोक्रेसी के बारे में? लेकिन एनसीईआरटी वाला जो अच्छे से पढ़ा है वो खट से ना इस 4 फ्रेम में डाल के लिख देगा
उसको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। एनीवे दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। तो यहां पे पार्टिसिपेशन हो रहा है, इसलिए यहां पे डेमोक्रेटिक एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। हाउएवर लेकिन ये बोलते हैं, मैक्स वेबर बोलते हैं, हाउएवर सम टाइम इट हैपेंस दैट कि अथॉरिटी को भी मनवाने के लिए क्या करना पड़ता है, पावर का यूज करना पड़ता है। कभी कभी जो है इसको मनवाने के लिए जो है सोशल एक्सेप्ट इन केस यूज द पावर, ठीक है, फॉर द सोशल एक्सेप्टेंस। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट के लिए होता है या उसी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होता है, इसमें किसी का इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, हाँ जैसे चालान भरना तो एक है। जैसे आप देखेंगे कि जो ज्यादातर जो है हम लोग जब स्ट्राइक वगैरह करते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली और हमने स्ट्राइक कर दिया, और है क्या, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाला, कोई रिजर्वेशन सिस्टम ही निकाला, अगर गवर्नमेंट ने कोई रिजर्वेशन सिस्टम निकाला जिससे लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है और एक स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मे बी वो स्ट्राइक पे जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो अब उस चीज को मनवाने के लिए हो सकता है फोर्स का यूज करना पड़े, क्योंकि दैट इज फॉर द लार्जर बेनिफिट ऑफ पीपल, ठीक है। रैलियां फैलियां और ये सब चीजें होती, यू हैव प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। वो एग्जांपल भी हमसे मत करवाओ तुम लोग, वो तुम लोगों को थोड़ा करना चाहिए। थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह अगर पढ़ते रहोगे, है ना, गलती से पलटते रहोगे तो वो अपने आप आएगा, वो गलती से आएगा कि ना आएगा, है ना, तो वो करते रहिए आप। नाउ फॉर द हिंदी मीडियम, प्राधिकार या सत्ता। प्राधिकार या सत्ता की अगर मैं बात करूं तो प्राधिकार या सत्ता जो होता है उसमें मैक्स वेबर के अनुसार प्राधिकार या सत्ता जो होता है वो भी एक सामाजिक स्थिति होती है। क्या होता है, सामाजिक स्थिति होती है जिसमें नेता या नेतृत्वकर्ता का जो आदेश होता है, उसका जो पालन होता है, उसमें दो चीजें होती हैं, मैंने बताया, विधिकता में विश्वास और उत्तरदायित्व का बोध। देखिए दोनों फैक्टर है। क्यों माना जाता है उस नेता की बात, उस नेता का जो आज्ञा है वो क्यों लोग मानते हैं, क्योंकि जो भी आज्ञा वो देता है उसमें एक तो विधिकता होती है और दूसरा उत्तरदायित्व का बोध होता है, अदरवाइज लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। और इसको मैक्स वेबर जो है एक सकारात्मक संकल्पना मानते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आदेश का पालन स्वेच्छा से होता है, लोग अपनी मर्जी से करते हैं, और इसके साथ साथ प्राधिकार में जो होता है वो लोकतांत्रिकता निहित होती है, क्योंकि इसमें जो भी नेता या नेतृत्वकर्ता होता है वो अनुयायियों की इच्छा का ध्यान रखता है कि वो क्या सोचता है, उससे पूछता है तब कोई निर्णय लेता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक लीडर ऑफ इंडिया वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेट मी टेल यू, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक लीडर ऑफ द इंडिया। सबसे अच्छी बात क्या थी कि जब उन्होंने लड़ा था और सारे पार्टी को उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया था, पूरी तरह से क्लीन स्वीप था। इवन दो उन्होंने अपने कैबिनेट में हारे हुए लीडर्स के कुछ मिनिस्टर्स को रखा था। डेमोक्रेसी, ठीक है, ऐसा होता है, मतलब शायद कहानी हो या वो हो, मैं कहीं सुना हूं या पढ़ा हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कहीं गांवों में मिलने गए थे कुछ लोगों से, सो पीपल स्टार्टेड अब्यूजिंग हिम, ये नहीं है वो नहीं है, इट्स लाइक समथिंग यू नो, बोले कि ऐसा है वैसा है, आप तो इतने गलत हैं और ये वो है ना, तो आप लोकतांत्रिक बोले जाते हैं, आप तो बिल्कुल लोकतांत्रिक नहीं है। बोला मेरे सामने खड़ा होकर इस देश के प्रधानमंत्री के सामने आप गाली दे रहे हैं, अब इससे बड़ा लोकतंत्र क्या होगा, है ना। सो ही वॉज वेरी डेमोक्रेटिक लीडर। और भी बहुत सारा काम होता था जिसमें वो बिना कैबिनेट के सलाह के नहीं करते थे, मतलब जब भी उनको कोई काम होता था तो पार्लियामेंट में ओपन डिस्कशन होता था। अब वो पार्लियामेंट में चाहे वो हारे हुए लीडर के वो हों और ये हों, और उन्होंने बोला था लोकतंत्र के बारे में कितना बढ़िया उन्होंने बोला था कि अपोजिशन जो होता है, ठीक है, वो पूरे के पूरे डेमोक्रेसी का एक पहिया होता है। अगर एक पहिया नहीं रहेगा तो पूरी सरकार नहीं चलेगी, है ना। तो हारे हुए इसमें शायद प्रशांता के मुखर्जी थे मेरे ख्याल से, वो कश्मीर वाले इशू पे बहुत कभी कभी वो हो जाते थे, मतलब एग्रेसिव हो जाते थे, तो उनको कश्मीर वाले इशू का मंत्री बना दिया बोला देखो ठीक करो, शायद ऐसा ही था वो, आई थिंक, हाँ प्रशांता के मुखर्जी थे, कोई थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सॉरी प्रसाद नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो हार गए थे, मतलब हारे हुए लीडर थे, और वो दूसरे दल से थे, जो बीजेपी अभी है उस दल से थे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है इनको मंत्री बनाइए, हार गए कोई बात नहीं, इन्हें मंत्री बनाइए।
और फिर उनको वो डिपार्टमेंट देके मंत्री बनाया, ठीक है। इट्स डेमोक्रेसी, है ना। बहुत अच्छे, बहुत ही, देखिए तरीके अलग अलग थे उन लोगों के, बट दोज लीडर्स वर हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि इसमें कभी कभी शक्ति का प्रयोग किया जाता है अपनी आदेश को मनवाने के लिए, परंतु इसमें कोई निजी हित नहीं समाहित होता है, हमेशा सांगठनिक या राष्ट्र या राज्य का हित समाहित होता है। इसलिए जो है प्राधिकार में कभी कभी शक्ति का प्रयोग करना नकारात्मक नहीं है, ठीक, क्लियर है। आप इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट फ्लो चार्ट नोट कर लें, हिंदी मीडियम वाले कर लें, देन वी शैल स्विच टू दी नेक्स्ट कंसेप्ट। मैं हट जा रहा हूं, साइड हो जा रहा हूं थोड़ा। पहले हिंदी वाले नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट, फिर इंग्लिश वाले कर लेंगे। बहुत लोग नहीं आए अभी घर से, किरण नहीं आई, वत्सला नहीं आई, एंड अदर वाज, वो बहराइच की थी, तान्या, हाँ तान्या पता नहीं कहाँ है, और वो बहराइच की एक लड़की थी जो शिवली में हरोत्रा, वो तुम्हारे बैच में नहीं है, फाउंडेशन बैच में। और सब बच्चे, मैसेज सबका आ रहा है, सर क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ क्लास तो चल रहा है भाई, छठ भी मना ले, छठ के बाद भी तो कोई ना कोई फेस्टिवल पड़ेगा, इसमें क्या है। हाँ हाँ 31 दिसंबर, वो भी मना ले। वी आर ब्लेस्ड विथ सो मेनी फेस्टिव्स इन इंडिया, शुड टेक केयर ऑफ ऑल दोज। ये इधर ही होता है, दिल्ली में भी हम लोग तैयारी किए हैं भाई, कोई दिवाली कोई होली कुछ नहीं होता था। मैं छुट्टी दे ही कहाँ रहा हूँ, सैटरडे और संडे, संडे वैसे भी छुट्टी रहेगा इस बार, और सैटरडे को जो है दिवाली है, तो सर ही नहीं रहेंगे तो मजबूरी है, मंडे से फिर क्लासेस शुरू। यूपीएससी में सब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कुछ 2-3 सालों के लिए, अदरवाइज तो बड़ी मुश्किल काम है। हो गया भैया, चलो फटाफट करो इंग्लिश वाले। कल वाली जो वीडियो थी ना वो यूट्यूब पे भी अपलोड हो गया है, वहां से भी जो लोग चाहें जाके देख सकते हैं। कल वाली जो कल की मेरी क्लास थी वो यूट्यूब पे भी अपलोड हो गया है, और न्यू स्टेंसिल ने एक लिंक भी भेजा है, वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। आज का वीडियो भी यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, न्यू स्टेंसिल का लिंक भी आएगा, बट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड मैं आप लोगों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड बोल दूंगा, जितने हमारे बच्चे हैं उनको फ्री मिलेगा वीडियो, तो जाके वहां पे देख सकते हैं। मतलब वैसे ऑफलाइन के बाद जरूरत नहीं है, पर फिर भी तुम लोग चाहो तो देख सकते हो। क्योंकि ऑफलाइन का कोई सब्स्टिट्यूट जो है एज सच जो है नहीं है। ऑल डन। आपको लिटरेचर और फ्लो चार्ट में कहीं कहीं रिपीटेशन दिखेगा कि सर ये तो रिपीट हो रहा है, इवन दो यू हैव टू रिपीट, ओके। उसका कारण ये है कि वो 2 बार जब पेन चलेगा ना तो अपने आप याद हो जाएगा, तो मुझे जो है जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा। सो फ्लो चार्ट में इसीलिए बनवाता हूँ कि कुछ फ्लो चार्ट तो आप एज इट इज यूज करेंगे वहां पे, सम ऑफ द फ्लो चार्ट्स वंस और राइटिंग में आपको क्लियर हो जाएगा। और कुछ फ्लो चार्ट होते हैं जो आपको याद करने के लिए आसान हो जाता है, वो यहां रखने के लिए आसान हो जाता है। हो गया डन। हो गया बेटा, ये भी हो गया है। तो अब इंग्लिश वाला बोलूंगा मैं, ठीक है, पीछे हिंदी बोला था। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, नीचे से लिटरेचर लिखना शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर,
comma, authority represents a social situation in which an order of a leader is obeyed, in which an order of a leader is obeyed by people because of मैं बोल रहा हूँ वो सुन के लिखो, वहां बहुत गलती है, because of its legitimacy or legality. Full stop. Weber believes that authority is a positive concept, and it contains democratic elements, because here leaders takes care of the desire or interest of the followers. Is it okay? हिंदी मीडियम हो गया खत्म? हाँ देखो जल्दी जल्दी फटाफट. डन? हाँ हिंदी मीडियम. यद्यपि इंग्लिश मीडियम लिखिए देख के, और पैराग्राफ चेंज कर लेंगे. यद्यपि प्राधिकार में आदेश का पालन छीन लूंगा, मेरा पुराना भी हो गया है, तुम्हारा नया मोबाइल है मैं जानता हूं. यद्यपि प्राधिकार में आदेश का पालन स्वेच्छा से तो होता है, फिर भी प्राधिकार में कभी कभार बल के प्रयोग की संभावना बनी रहती है, परंतु यह बल प्रयोग समाज के द्वारा स्वीकृत होती है, क्योंकि इसमें कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती है. Now you have entered into the core part of Max Weber. So if you people are getting what I am telling or what I am explaining, then it's good enough. Now you have entered into the core part of Max Weber. अगर आसान लग रहा है यहाँ पे, चीजें समझ आ रही हैं, so it's good, it's better enough. Okay. तो और मैं आपको बता दूं कि सेकेंड यूनिट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स. अगर देखा जाए तो अगर ये किसी को समझ में आ रहा है तो बाकी तो कुछ भी नहीं है ना. बाकी वो वाला एकदम सीधा वाला, ये इन स्विंग आउट स्विंग यही है बस पूरे मैच का, है ना. और पेस बीसी में है, बाकी सब पट्टे पे गिरने वाले बॉल हैं, धबाधब उठता है. फिर कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं. सेकेंड यूनिट ईमानदारी से पढ़ाया जाए तो 1 महीने का काम है, बाकी जितने यूनिट है सब 1 महीने का काम है. सच बता रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोल रहा हूं. 2 महीने का काम है ये. मैं निपटा दूंगा, तुम्हें नहीं डाइजेस्ट होगा, ये कंफर्म है. इसलिए इसको जो है 4-5 महीने के एक पीरियड रखेंगे. बट ये है कि बहुत आसान है. 1 मिनट वेट, यहां पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं. सी
मैक्स वेबर ने आगे क्या किया, मैक्स वेबर ने आगे जो है अथॉरिटी को क्लासिफाई किया, ठीक है, अथॉरिटी को इन्होंने क्लासिफाई किया, एंड ही क्लासिफाइड द अथॉरिटी इनटू 3 कैटेगरीज। पहला इन्होंने बोला कि द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट कैटेगरी ऑफ अथॉरिटी इज द ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ओके, ट्रेडिशनल अथॉरिटी इज द oldest and the first kind of authority. So this is the first and oldest kind of authority. हिंदी वाले घबराएंगे नहीं, मैं हिंदी भी पूरा करूंगा। The second was the charismatic authority. Second was the charismatic authority. शक्तिमान किसने किसने देखा है? बस वही है। थर्ड इज दी लीगल रेशनल अथॉरिटी। मतलब हमारा सुपरमैन इतना बड़ा पेट लेके आता था क्या यार। और वो छोड़ो, उसे पता कैसे चल जाता था कि मतलब यही बदमाशी हो रही है। मैं तो बार कुटा भी चुका हूँ घर पे इसके लिए। हम लोग देखते थे आगे, मतलब कुछ मतलब बीप वाला वर्ड बोल के मतलब पता कैसे चल जाता है कि यहीं पे ये काम हो रहा है। तो फिर पीछे से पता चला कि हाँ ऐसे चल रहा है, धमाक। हमारा बड़ा खतरनाक वाला था। अच्छा, लीगल रेशनल अथॉरिटी। सो ये थोड़ा मैं इससे नीचे लिख दे रहा हूँ इसके, ठीक है ना, ऐसे करके, उधर काम नहीं कर रहा है। लीगल रेशनल अथॉरिटी। सो मैक्स वेबर ने पूरे सत्ता या प्राधिकार को 3 भागों में विभाजित किया। पहला उन्होंने बोला कि जो पहला और सबसे पुराना जो सत्ता होता है वो क्या होता है, पारंपरिक सत्ता होता है। हिंदी मीडियम सुनते रहिए और लिखते भी रहिए, आगे वैसे मिलेगा। पारंपरिक सत्ता होता है, यह पहला टाइप का और सबसे पुराना सत्ता होता है। दूसरा इन्होंने बोला करिश्माई सत्ता। सेकंड क्या होता है, करिश्माई सत्ता होता है। और थर्ड इन्होंने बोला कि ये विधिक तार्किक होता है, विधिक तार्किक सत्ता होता है। सिर्फ कैटेगराइज नहीं किया उन्होंने ऐसा नहीं किया कि सिर्फ कैटेगराइज करके छोड़ दिया। Each and every kind of authority was analyzed by Max Weber. मैक्स वेबर ने इन सभी तरह के तीनों प्रकार के सत्ता का विश्लेषण भी किया। डिटेल में जो है इन्होंने क्या किया, विश्लेषण किया। ठीक है, अब मुझे लगता है कि जो है और इनसे रिलेटेड जो है जितने तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे, जितने तरह के जो है प्रशासनिक प्रणालियां या व्यवस्था थे, उनको भी इन्होंने बहुत अच्छे से विश्लेषित किया। सो कहने का मतलब यह है कि अथॉरिटी पे बहुत कंसेंट्रेट किया इन्होंने। इन शॉर्ट यही मैसेज है ना। तो आप इसको फटाफट लिख लीजिए। ये वाला जो पार्ट है, जो लिटरेचर पार्ट है, मैं इंग्लिश मीडियम को बोल दे रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले देख के लिख लेंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए, मैक्स वेबर क्लासिफाइड द सिस्टम ऑफ अथॉरिटी Max Weber classified the system of authority and underlined that because of traditional authority, comma, क्यों लिख नहीं रहे हो भाई? तो सुन नहीं रहे थे क्या? अच्छा, वो आगे समझोगे ना जब डिटेल में विश्लेषण होगा। तो करिश्माई में बताया तो उसका नाम है, शक्तिमान का। कहाँ थे? समझ नहीं पाए? ठीक है, इसीलिए ट्रेडिशनल अथॉरिटी बाद में बताता हूं। कॉमा करिश्मेटिक अथॉरिटी, इतना सीरियस मत रहा। करिश्मेटिक अथॉरिटी और लीगल रेशनल अथॉरिटी, और एंड और दोनों लिख सकते हैं, एंड लीगल रेशनल अथॉरिटी। मैं बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। मैक्स वेबर क्लासिफाइड द सिस्टम ऑफ अथॉरिटी एंड अंडरलाइन दैट बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कॉमा करिश्मेटिक एंड लीगल रेशनल, यहां पे नेशनल हो गया है, ठीक है, यहां पे रेशनल होगा, एंड लीगल रेशनल अथॉरिटी, द ऑर्डर्स आर एक्सेप्टेड और ओबेड in different situation, full stop,
Weber not only classified the system of authority, but also analyzed the different administrative system of authority. इससे रिलेटेड जितने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है सबको एनालाइज करेंगे. बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया इन्होंने, बहुत क्लियर किया है ना. तो बाद में करेंगे, हम इसको स्टार्ट करेंगे. अभी आज तो ये अभी जो मैं बता रहा हूं बहुत क्लियर किया है ना. तो बाद में करेंगे, हम इसको स्टार्ट करेंगे. अभी आज तो ये अभी जो मैं बता रहा हूं आपको, ये अथॉरिटी का एक जनरल पार्ट है, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन है. फिर हम लोग ट्रेडिशनल और करिश्मेटिक और इनको तीनों को कैटेगराइज करेंगे. और मैं आपको ऐसा कैटेगरी करके, मतलब तीन एक ही पेज पे तीनों लाके, और फिर उसका कॉम्पेरेटिव स्टडी करेंगे हम लोग. तो बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से समझ में आता है फिर वहां पे चीज. सो ठीक है, शैल आई रिमूव इट. चलिए प्रोसीड करते हैं हम लोग, है ना. देखिए, ये बात मैं आपको बता चुका हूं. अकॉर्डिंग टू वेबर, फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रेडिशनल अथॉरिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस, इन विच, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होता है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, मैं आपको बताया कि ये फर्स्ट और ओल्डेस्ट था. ये बात तो मैंने आपको बता ही दिया है. बोलते हैं कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी, द ऑर्डर इज फॉलोड ड्यू टू फेथ इन ओल्ड ट्रेडिशन. ठीक है, तो इसमें जो भी ऑर्डर फॉलो किया जाता है उसके दो रीजन होते हैं. एक तो ट्रेडिशन में लोग फेथ करते हैं, ठीक है, एक तो ट्रेडिशन में लोग फेथ करते हैं, और दूसरा जो होता है वो कस्टम्स में लोग फेथ करते हैं. ठीक है, जो ट्रेडिशन और कस्टम्स होते हैं, ठीक है, उनके कारण जो है लोग इसमें ऑर्डर को फॉलो करते हैं. ज्यादातर अगर आप बात करेंगे इसमें, तो ये हेरिडेटरी या मोनार्कियल जो सिस्टम होता था अर्लियर, जैसे राजा होते थे, रानी होता था, तो हेरिडेटरी या मोनार्कियल, या बोल सकते हैं कि जो फ्यूडल सिस्टम होते थे इन अर्लियर टाइम, तो वहां पे तुम देखो ज्यादातर राजा से कोई क्वेश्चन नहीं करता था. जो मेन रूलर या किंग होता था वो अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी होता था उसके बाद. तो लोग ऐसा क्यों करते थे, हमारे पिताजी राजा साहब की हर बात माने हैं तो हम भी मानना है, जस्ट लाइक कटप्पा, है ना. सो इट वॉज लाइक कि इट वॉज अ काइंड ऑफ ट्रेडिशन विच इज कमिंग फ्रॉम द होरी पास्ट. बहुत दिनों से वो चला आ रहा है तो हम इसको मानना है. ट्रेडिशन है, कस्टम है, उस पर हम विश्वास कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट वाज द ट्रेडिशनल अथॉरिटी. वी आर नॉट एनालाइजिंग इट, ओके, वी आर जस्ट आई एम गिविंग यू द इंट्रोडक्टरी पार्ट. वी लेटर वी शैल यू नो क्या, हाँ वो भी एक अथॉरिटी है. नहीं, वहां पे अथॉरिटी तब तक अथॉरिटी था जब तक वो लेजिटिमेट था. खाप पंचायत खत्म कर दिया गया, आपको पता है ना. हाँ, तो अब वो ट्रेडिशन में है, अब वो ट्रेडिशनल है, बट दैट इज नो मोर पॉजिटिव कंसेप्ट, क्योंकि जो उसके साथ लेजिटिमेसी जोड़ी गई थी वो तो खत्म कर दी गवर्नमेंट ने, सरकार ने. भाई आप अभी आगे आप देखेंगे कि अथॉरिटी क्या होता है. अथॉरिटी जैसे कि आज के डेट में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका चुने गए हैं, सो वो अथॉरिटी है क्योंकि उसको हमने अपने विल से चुना है. वो पावर जो उनको मिला है वो पावर नहीं है, वो अथॉरिटी है, क्योंकि हमने दिया है, हमने जो है उनको इलेक्ट किया है. अब खाप पंचायत जो था या कोई भी पंचायत सिस्टम जो था, पंच सिस्टम जो था, वो जब तक गवर्नमेंट से उसको लेजिटिमेसी मिली है तब तक वो पॉजिटिव कंसेप्ट है. जैसे ही गवर्नमेंट ने जो है वैधानिकता हटा दी, वो खत्म हो गया, फिर उसमें कोई भी एक्टिविटी क्या है, नेगेटिव है. ठीक है, चलिए, तो अगला है कि इन द व्यू ऑफ वेबर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल अथॉरिटी इज इरेशनल. क्या कहते हैं कि इससे रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इससे रिलेटेड जो प्रशासनिक प्रणाली है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किससे रिलेटेड, ट्रेडिशनल अथॉरिटी से रिलेटेड, वो पूरी तरह से इरेशनल है. क्यों इरेशनल है, उसका इन्होंने दो कारण बताया. पहला कारण तो यह बताया कि इसमें जो स्टाफ जो काम करता है, जो लोग काम करते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी में, 2000 मोस्टली जो है 2000 दी फेवरेट ऑफ द रूलर और द फेवरेट ऑफ द लीडर्स. ठीक है, और ज्यादातर फैमिली के ही लोग होते हैं. अरे आप मोनार्कियल में देखिए ना कि अगर पता चला कि किसी को अगर मंत्री बनाना है तो ही शुड बी रॉयल ब्लड. ठीक है ना, वो मोनार्कियल में ऐसा होता है कि अगर उसको कोई फ्यूडल सिस्टम में अगर कुछ देना है, मतलब उसको कोई अगर जगह अलॉट करनी है, ही शुड बी रॉयल ब्लड.
ठीक है, तो वो थोड़ा परिवारवाद सा दिखता है, थोड़ा सा जो है ऐसा दिखता है कि फैमिली के लोग ही स्टाफ मेंबर हैं और उनको इलेक्ट करने का कोई मेरिट सिस्टम नहीं होता है। दे आर जस्ट इलेक्टेड बिकॉज दे हैव बॉर्न इनटू दैट फैमिली। उनको इसलिए चुन लिया जाता है क्योंकि वो उस परिवार में पैदा हुए हैं। तो देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन, पहला चीज हो जाता है। दूसरा, किसी तरह का फॉर्मल ट्रेनिंग का कोई सिस्टम नहीं होता है, किसी तरह का जो है औपचारिक प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि रीजन ये होता है कि उनको डिलीवर ही क्या करना है, ठीक है। वो दे हैव बीन यू नो स्पून फीडिंग, मतलब वो सारी सिल्वर स्पून के साथ आए हैं, तो उनको क्या तो ये होता क्या है कि जो मैक्स वेबर होते हैं, वो मैक्स वेबर बोलते हैं कि द ट्रेडिशनल अथॉरिटी इज नॉट रेशनल, इट इज इरेशनल। इट इज इरेशनल ड्यू टू टू रीजंस। वन, कि द सिलेक्शन ऑफ द स्टाफ is not based on the merit system. There is no examination, there is no criteria, nothing. Okay, and the second was that there is no system of the formal training. और अगर formal training नहीं होगा तो डिलीवर ही नहीं करेगा कुछ, है ना, किसी तरह का रिस्पॉन्स वो नहीं होता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, जवाबदेही नहीं होती है। हिंदी मीडियम के लिए कि जो पारंपरिक सत्ता होता है, ठीक है, उसमें जो है परंपराओं के कारण जो है उसमें आज्ञा का पालन होता है। ज्यादातर जो राजतंत्र होता है उसमें आप इस तरह की व्यवस्थाएं देखेंगे, ठीक है। तो लगभग खत्म हो गया है, कुछ जगह पे है, वैसे खत्म हो गया है। इसमें वेबर बोलते हैं कि ये बड़ा ही अतार्किक है, ये ठीक नहीं है। ये अतार्किक इसलिए है कि इसमें जो स्टाफ, जो कर्मचारी हैं, उनका जो चयन हो रहा है वो किसी योग्यता के आधार पर नहीं हो रहा है, उसमें कोई परीक्षा नहीं पास कर रहा है, योग्यता के आधार पर नहीं हो रहा है, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो उस वंश में पैदा लिया है, ठीक है। दूसरा यह है कि किसी तरह का कोई औपचारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है ना। औपचारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है तो ये फिर काम क्या करेगा भाई। फॉर्मल ट्रेनिंग क्या होता है कि काइंड ऑफ प्रिपरेशन विच इज डन बिफोर द एक्चुअल स्टार्ट ऑफ वर्क। हम कोई काम एक्चुअल में शुरू करने जा रहे हैं, उसके पहले जो हमको सिखाया जाता है, जो एक लर्निंग फेज होता है, दैट इज द ट्रेनिंग, है ना। सो वो होता ही नहीं है इसमें, अरे करना ही नहीं है तो होगा क्या ठीक है, वो जानता था, ये बड़ा समझदार था, ठीक है। सो आई थिंक ये पार्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, है ना। तो शैल आई रिमूव इट, लिख लिया हिंदी वालों ने भी? अच्छा बेटा जल्दी जल्दी लिखो, है ना। धर्मेंद्र, हाँ, अभी स्पीड बढ़ा नहीं, लॉकडाउन में लग रहा है और घट गया है अभिषेक, लॉकडाउन में ज्यादा जंग लग गया लग रहा है। ओके डन, चलिए नेक्स्ट। तो एक तो मैंने आपको ट्रेडिशनल अथॉरिटी बता दिया। द नेक्स्ट टाइप ऑफ अथॉरिटी इज करिश्मेटिक अथॉरिटी। मत लिखिए अभी, सुनिए। करिश्मेटिक नहीं तो प्रीत वाला हवाला होगा, प्रीत हमसे पूछ रहा था ना। करिश्मेटिक अथॉरिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं करिश्माई प्राधिकार। करिश्मेटिक अथॉरिटी एक इस तरह की अथॉरिटी है जिसमें फॉलोअर बिलीव करते हैं कि जो हमारा लीडर है उस लीडर के पास कोई सुपर नेचुरल पावर है। क्या है? कोई सुपर नेचुरल पावर है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। क्या है? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। मैं इन शॉर्ट इसको बोलता हूं कि ये लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि इस आदमी के अंदर कुछ ऐसा वर्चू या क्वालिटी है, ठीक है, रहने दो बाद में, ऐसा वर्चू या क्वालिटी होता है और ये वर्चू और क्वालिटी के कारण जो काम ये कर सकता है वो सिर्फ यही कर सकता है, हम नहीं कर सकते, तभी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके पास एक ऐसा सुपर नेचुरल पावर है या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके पास पावर या क्वालिटी है जिसके कारण जो काम वो कर सकता है वो हम नहीं कर सकते या कोई अन्य आदमी नहीं कर सकता। नो अदर पर्सन कैन डू दैट वर्क। बहुत सारे करिश्मेटिक मतलब
अथॉरिटी में बहुत सारे जो है करिश्मेटिक लीडर हमारे यहाँ पैदा हुए, राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू दिस प्रेजेंट टाइम, ठीक है। अभी जो एक फेज था पिछले 10 सालों में, उसमें भी द प्रेजेंट गवर्नमेंट स्टार्टेड टू लुक लाइक द करिश्मेटिक गवर्नमेंट, बट ठीक है, क्या हुआ, तारीफ कर रहा हूं, हंस रहे हो। तो इस तरह का महात्मा गांधी वॉज कंसिडर्ड एज द करिश्मेटिक लीडर, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज कंसिडर्ड एज द करिश्मेटिक लीडर, द इंदिरा गांधी वॉज कंसिडर्ड एज द करिश्मेटिक लीडर, मोहम्मद अली जिन्ना वॉज कंसिडर्ड एज द करिश्मेटिक लीडर, बिकॉज लोग ऐसा मानते थे कि जो बात करिश्मेटिक लीडर, बिकॉज लोग ऐसा मानते थे कि जो बात उनके में है वो किसी और में है ही नहीं, और इसी बेसिस पे उनके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते थे। तो इसमें बताया गया है कि इन विच ऑर्डर इज फॉलोड बिकॉज ऑफ द करिश्मेटिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, क्लियर है आपको? वो सुपर नेचुरल होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, या सम सुपर ह्यूमन काइंड ऑफ पर्सन, दिस काइंड ऑफ पर्सन। सो दिस बेसिकली, अच्छा एक बड़ी प्रॉब्लम होती है इस सिस्टम के साथ, मैं आपको बता दूं। प्रोफेट मोहम्मद इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द सुपर ह्यूमन, आई मीन सुपर नेचुरल पावर वाला आदमी, द गौतम लॉर्ड बुद्धा एंड ऑल दिस फेलोज, दोज हु हैव द लैक्स ऑफ डिसाइपल्स, लाखों में इनके डिसाइपल्स या फॉलोअर्स हैं। ठीक है, एक बड़ी प्रॉब्लम होती है इस केस में कि अगर ये जो लीडर है, अगर अपना फ्रंट लाइन का लीडरशिप मतलब, या अपने सेकंड लाइन का मतलब अपने ठीक पीछे अगर कोई लीडरशिप अगर नहीं तैयार करता है, और ऑल ऑफ सडन अगर इस लीडर का डेथ हो जाता है किसी भी कारण से, तो पूरा वैक्यूम हो जाता है सिस्टम। आप समझिए, चूंकि करिश्मेटिक जो लीडर होता है उसको हम इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि उसके जैसा कोई है ही नहीं, देयर इज नो अदर पर्सन और देयर इज नो अदर क्रिएचर लाइक हिम, और ऑल ऑफ सडन जो है उसके साथ कोई बात हो जाती है, तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम या पूरा का पूरा जो सिस्टम है पूरा वैक्यूम हो जाता है, क्योंकि आसान नहीं होता है उसको एक्सेप्ट करना उस चीज को। ठीक है, अब बात ये हो जाती है, आगे क्या बोलते हैं, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रिलेटेड टू द करिश्मेटिक अथॉरिटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इरेशनल। ये भी अतार्किक है, ध्यान रखिएगा। क्यों अतार्किक है? वेबर इसको मानते हैं, बिकॉज द मेन फोकस ऑफ वेबर वाज ओवर द एनालिसिस। छोड़िए, ये बताया नहीं है, मैंने लिखा नहीं है, शायद यहां मिस कर गया होऊंगा, क्योंकि वेबर ये मानते हैं कि करिश्मेटिक अथॉरिटी में भी जो सिलेक्शन होता है लोगों का, जो फॉलोअर्स होते हैं मतलब इनके, या जो आप कह सकते हो कि डिसाइपल्स होते हैं, वो उनके नियर एंड डियर होते हैं। जो सबसे ज्यादा करिश्मेटिक लीडर के क्लोज होगा, सबसे ज्यादा जो उसकी बात मानेगा, वही जो है क्या करेगा, बड़ी पोजीशन को होल्ड करेगा। तो मेरिट तो भी नहीं हुआ ना, कुछ कोई फॉर्मल मेरिट तो हुआ नहीं, कोई क्वालिफिकेशन और एग्जाम तो हुआ नहीं। इसमें यह है कि जो सबसे ज्यादा इनके क्लोज रहेगा उसी को बड़ा पोजीशन मिलेगा। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी जो थे उनके सबसे क्लोज जवाहरलाल नेहरू थे, तो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं था। होता क्या आज के डेट में क्या होता है कि जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसे कांग्रेस या बीजेपी जो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, तो यहां पे पहले पार्टी का नेता चुना जाता है, दी लीडर ऑफ दी पार्टी इज इलेक्टेड, और वो उस पार्टी के जो अंदर लीडर होते हैं वही लोग चुनते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उस पार्टी का जो है कोई उठ के बोल दिया कि ये तो ये रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दे इलेक्ट देयर लीडर, और फिर वो लीडर जो है जब आपका जो है जो पॉपुलर गवर्नमेंट है उससे जब वो चुन के आता है तब वो नेता बनता है। इस सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस सिस्टम में जो सबसे ज्यादा क्लोज है वही क्या हो जाएगा, बड़ी पोजीशन को होल्ड करेगा। ठीक है, और अगेन इसमें किसी तरह के किसी फॉर्मल ट्रेनिंग का सिस्टम नहीं होता। तो दोनों क्राइटेरिया मिस हो गया। जैसे ही दोनों क्राइटेरिया हुआ, इसने इरेशनल बता दिया इसको। बस समझ में आ रहा है? और तार्किक बता दिया। और साथ में मैक्स वेबर बोलते थे कि इन सभी अथॉरिटी में, तीनों तरह के अथॉरिटी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है वो आपका लीगल रेशनल अथॉरिटी है, और इसी का इन्होंने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया। आगे तीनों का करेंगे हम, लेकिन जब हम ब्यूरोक्रेसी में एंटर करेंगे, देन वी शैल एंटर इनटू द ब्यूरोक्रेसी अलोंग विद द लीगल रेशनल अथॉरिटी। फिर ये दोनों छूट जाएंगे, है ना, ये दोनों छूट जाएंगे। देखिए कितना अच्छा स्ट्रिंग है, इन्होंने पावर, अथॉरिटी और ब्यूरोक्रेसी को बताया, फिर पावर को एक जगह वीड आउट कर दिया कि इसके आगे इसकी नेसेसिटी नहीं है, अथॉरिटी पे कंसंट्रेट किया, अथॉरिटी में से भी दो कंपोनेंट को वीड आउट कर दिया, बोला इट्स नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली,
फिर लीगल रेशनल अथॉरिटी को पकड़ा, फिर उसके साथ जो है ब्यूरोक्रेसी में एंटर किया, और फिर ये दो कंसेप्ट जो है पैरेलल में चलने लगे, और वही जो है लास्ट तक हम एनालिसिस उसका करते रहेंगे। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुली डन बाय द मैक्स वेबर, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ये काम किया। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग, मैं इंग्लिश को बोल देता हूं, हिंदी वाले लिख लेंगे। अदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ अथॉरिटी इज, other important type of authority is charismatic authority, in which order is followed because of charismatic or extraordinary quality of an individual। आगे मैं एग्जांपल में कुछ नाम भी दूंगा आप लोगों को। Full stop. The administrative system related to charismatic authority is also considered as irrational by Weber। देखो मैंने बोला ना कि अभी इंट्रोडक्टरी दे रहा हूं, तो आगे जब एनालिसिस करेंगे तो रीजन वजन सब बताएंगे। irrational by Weber। Full stop. The main focus of Weber was over the analysis of legal rational authority। ठीक है, सो ऑल डन। हिंदी इंग्लिश मीडियम सबने कर लिया, वेरी गुड। बहुत तेज हो गए बच्चे अब तो भाई, लग रहा है कुछ सुपर नेचुरल पावर आ गया। गुड, हो गया वैष्णवी। लीगल रेशनल अथॉरिटी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं मैक्स वेबर, यहां पे हल्का फुल्का वो बात करते हैं। देखिए लीगल रेशनल अथॉरिटी में बेसिकली क्या होता है कि सबसे बड़ी बात तो होती है कि इसमें जैसे आपने अगर दोनों उसका देखेंगे तो उस दोनों में एक चीज आपने देखा होगा कि उस पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो पर्सनल होता है। आपको ट्रेडिशनल सिस्टम में आपको कोई पोजीशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप रॉयल ब्लड से हैं, अगर मोनार्कियल है तो, या आप मेरे बहुत क्लोज हैं तो मैंने आपको दे दिया। फ्यूडल सिस्टम में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो इन सिस्टम जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है वो ज्यादातर हेरिडेटरी होता है, वंशानुगत टाइप का दिखता है। ठीक है, और उसमें जो सिलेक्शन होता है वो व्यक्तिगत स्तर पे होता है कि चलो भाई ये हमारा आदमी है, इसको हम जो है चुन लिए। लगभग करिश्मेटिक अथॉरिटी में भी आप यही चीज देखे होंगे। लेकिन अगर आप लीगल रेशनल अथॉरिटी की बात करेंगे तो लीगल रेशनल अथॉरिटी इम्पर्सनल होता है, क्योंकि ये आपको इंडियन सिविल सर्विसेज में जाना है। तो ऐसा नहीं है कि तुम इंडियन सिविल सर्विसेज का जो प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है, अगर उसके तुम भतीजे हो तो तुमको वो चुन लेगा, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज दैट हैज बीन लेजिटिमेट बाई सम ऑफ द लीगल रूल्स से चलता है, ये बिना रूल के नहीं चलता। अभी आगे इस पे आप देखेंगे इसको। अकॉर्डिंग टू वेबर इन केस ऑफ, अभी हम आगे इसका बहुत डिटेल एनालिसिस करेंगे, जस्ट मैं इंट्रोडक्टरी एक पार्ट दे रहा हूं। इन केस ऑफ लीगल रेशनल अथॉरिटी द ऑर्डर्स आर फॉलोड ड्यू टू इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अथॉरिटी, ड्यू टू इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अथॉरिटी, वस्तुनिष्ठता और निर्वैयक्तिकता के कारण। निर्वैयक्तिकता समझते ही आप, वस्तुनिष्ठता। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? नॉट वेरिएबल, नॉट वेरिएबल। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जो चेंज ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज जो है ऑर्डर पास कर दिया और सुबह उठ के मन किया चेंज करो तो इसको चेंज कर दिया, कर नहीं सकते। ऑब्जेक्टिव इसलिए होता है कि रूल बाउंडेड होता है ना। तो ये बोलते हैं कि चूंकि लीगल रेशनल अथॉरिटी जो होता है उसमें निर्वैयक्तिकता होता है, वो इम्पर्सनल होता है और ऑब्जेक्टिविटी होती है, इसलिए वो होता है कि आदेश का पालन इन कारणों से होता है, इसलिए वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसका। ठीक है, सेकंड क्या बोलते हैं कि वेबर कंसीडर्ड दिस अथॉरिटी वेरी रेशनल बिकॉज इन दिस सिस्टम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स इज बेस्ड ऑन रेशनलिटी एंड प्रॉपर रिसोर्सेज और इंस्ट्रूमेंट्स आर डेवलप्ड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। एक और रीजन है, वो मानते हैं कि ये जो टाइप जो लीगल रेशनल अथॉरिटी है उसमें किसी तरह का जो प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम अराइज होता है, उसमें ये होता है कि उस प्रॉब्लम का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होता है सिस्टम के साथ, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, रिसोर्सेज या इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया जाता है।
क्योंकि जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे कोरोना काल आया, कोरोना जब आया तो कोरोना एक तरह का प्रॉब्लम था, कोविड एक तरह का प्रॉब्लम था। गवर्नमेंट ने क्या किया कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरह एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो है उसने क्या किया कि आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया। दूसरा, कई बसें चली, कई ट्रेनें चली, बहुत सारी चीजें चली, ठीक है। तो आपको जब बोला गया कि आप इस बस में बैठ के जाइए तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया आपने एक्सेप्ट, क्योंकि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके लिए प्रॉपर आपको बोला गया कि महाराष्ट्र जो है सबसे ज्यादा प्रोन टू कोविड है, तो आप सब लोग अपने अपने घर वापस लौट जाइए। बोला गया ना कि सब लोग अपने अपने घर वापस लौट, लोग भागने लगे, अपने जाने लगे उसमें। तो प्रॉब्लम था जिसको आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन निकाला गया। ठीक है, सॉल्यूशंस में थोड़ी गलतियां और सही होती हैं, पर दिया गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है इसमें, वेबर कंसीडर दिस अथॉरिटी लेजिटिमेट बिकॉज द रिसोर्सेज और इंस्ट्रूमेंट which are developed to solve the problems are used under the frame of certain rules. This is the term, under the certain rule. देखिए कुछ भी जो यहां पे काम होता है वो सब कुछ रूल बेस्ड होता है, बिना रूल्स के यहां कुछ नहीं होता है लीगल रेशनल अथॉरिटी में। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि हमारे यहां प्राइम मिनिस्टर चुना गया है, प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी के साथ वो जो भी ऑर्डर पास कर रहे हैं या जो भी पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं उसके लिए वेल रिटन रूल है, लिखित में रूल है उसके लिए, वो उस रूल से बाहर जाके कुछ काम नहीं कर सकते हैं। यही लीगल रेशनल अथॉरिटी है। बहुत इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो आप लोग सिर्फ इसको नोट कर लीजिए। इसमें कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छे से भी समझ में नहीं आएंगी, उसका रीजन है कि अभी मैं एनालिसिस नहीं करा रहा हूं। जब मैं एनालिसिस करा के एग्जांपल दूंगा इसका, देन एवरीथिंग सब कुछ एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोग इसको सिर्फ नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जरूरी है जानना। फिर एनालिसिस करने में ना, मतलब मैं इसको सिर्फ इसलिए बताया हूं कि एनालिसिस के टाइम में आप बिल्कुल ब्लैंक ना रहे, थोड़ा मजा आएगा कि अच्छा नाम सुना है, लीगल रेशनल अथॉरिटी क्या है ना। अच्छा ये थोड़ा हिंदी हिंदी वाला ना, ये सब तुम लोग ठीक कर लेना, कभी कभी मुझसे वो होता है, गलती हो जाता है, जैसे विकसित को विकसित लिखा गया और ये सो ऑल दीज थिंग्स। इवनिंग में आर्ट एंड कल्चर में कौन कौन आ रहा है एनसीईआरटी से? नहीं, एनसीईआरटी से कौन कौन आ रहा है? अभिषेक, व्हाई यू आर नॉट अटेंडिंग द आर्ट एंड कल्चर? अच्छा, कहीं दिखाना पड़े तो दिखा के टेस्ट करा लो। नहीं दवाई नहीं, कहीं टेस्ट करा लो कुछ, अगर दिक्कत ज़्यादा लग रहा है तो, क्योंकि पिछले 10-15 दिनों से तुमको ये प्रॉब्लम बना हुआ है। सो आई थिंक अगर किसी डॉक्टर को देख के, कोई एमडी मेडिसिन वगैरह अगर अच्छा है तो उसको देख के, फिजिशियन वगैरह से, तो ये करो। कोई अगर टेस्ट वगैरह लिखता है तो देन गो फॉर टेस्ट एंड ऑल दैट, ताकि डायग्नोज हो ना प्रॉपर। हो सकता है वो डायग्नोस ही ना हो रहा हो कि क्या प्रॉब्लम है। वो तो ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो चैलेंज होता है बाहर रहने का। मुनिवर कहाँ है? वैष्णवी, मुनिवर कहाँ है? मुनिवर फिर भूमिगत हो गया क्या?
डन, वेरी गुड, आगे, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे. ओके, टुमारो वी शैल डिस्कस अबाउट दी क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम और अथॉरिटी. इसमें अब मैं जैसे बताया था ना आप लोगों को कि मैं आप लोगों को सब बताऊंगा कंपैरेटिव स्टडी, फिर इसका एक एक इंडिविजुअली जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे. सो दिस पार्ट विल बी स्टार्टेड टुमारो. ठीक है, सो कोई डाउट है तो बताइए जो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज टेल मी. हाँ भाई, कोई डाउट? राजेंद्र, सब ठीक है? ओके, तो या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है. दो में एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर कोई डाउट ना हो तो, है ना? ओके, गुड. डाउट्स आएंगे, जस्ट ट्राई टू go through the previous year papers and try to go through the syllabus repeatedly. repeatedly syllabus को याद करना बहुत जरूरी है. याद कर जाइए, रट जाइए सिलेबस को, बार बार बोलता हूं, मजा आ जाएगा. सिलेबस और पिछले 7 साल का पेपर, 8 साल का पेपर यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस का भी. यूपीएससी वाले भी स्टेट पीसीएस का पेपर देखेंगे. हाँ देखेंगे, बिकॉज व्हाट हैपेंस एक्चुअली कि हम लोग यूपीएससी का पेपर देखते देखते रहते हैं, कभी कभी ना यूपीएससी की भी खिसक जाती है. वो 3-4 क्वेश्चन धबाधब डाल देता है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड. अब हमारा जो ब्रेन का ओरिएंटेशन है ना, वो प्योर यूपीएससी वाला डेवलप हो गया है, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन डील ही नहीं कर पाते हैं. बच्चे, हार्ले डेविसन वाला है, वो बहुत अच्छा हार्ले डेविसन चला, उससे ठा गई स्कूटी दे दो, कम से कम 2-4-5 किलोमीटर तो वो बनने में लग जाएगा, तब तक तो पेपर ही खत्म. सो आपको जो है सिलेबस आप यूपीएससी का देखिए, बट जो क्वेश्चन पेपर है वो दोनों का देखिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है ना, बिल्कुल सीधा सीधा. बट यूपीएससी हमेशा थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछता है. लेकिन मैं आपको एक चीज लिखित गारंटी देता हूं, वो शैलेश तो काफी टाइम से जुड़े हुए हैं और ये कर रहे हैं, मेरे नोट से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं. नाउ यू हैव टू फाइंड दैट. वो नहीं कर पाते हो आप लोग कि उसको खोज के निकाल के और लिखना है. आपको ये सोचे कि जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन वाइज मतलब सर के नोट्स में, ऐसा थोड़ा ना होता है. बट क्वेश्चन का हर कंपोनेंट मेरे नोट्स में है. जैसे ही तुम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर लिखना शुरू करोगे, 4-5 क्वेश्चन लिखा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कहां कहां से उठाना है. उसका तो मजा आ जाएगा, फिर आप ये समझिए. ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, सी यू टुमारो एट 11:30.